नमस्कार। आज हम भारत का भूगोल में प्रायद्वीपीय जो पठार है उसकी संरचना एवं उच्चावच का अध्ययन करेंगे। भारत पर्वत पठार मैदान का एक बहुत ही विस्तृत और सुंदर देश है, जिसके उत्तर में हिममंडित हिमालय है। हिमालय के दक्षिण में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल जलोढ़ मैदान है और मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार अवस्थित है। जो प्रायद्वीपीय पठार की त्रिभुजाकार विशाल प्रायद्वीपीय पठार सिंधु गंगा के मैदान के दक्षिण में अवस्थित है। ये प्रारंभ से आज तक इस पर कई प्रकार के अपरदन चक्रपूर्ण हो चुके हैं, अपक्षयन के प्रभावों को सहा है और आज ये अपनी अवशिष्ट अवस्था में है। तो आज हम प्रायद्वीपीय पठार के संरचना एवं उच्चावच के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। स्थलाकृति जो है वो संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होती है, और जो उच्चावच और स्थलाकृतियाँ आज हम देख रहे हैं वह अपक्षयन, अपरदन, अवसादीकरण, जमाव, दबाव, रूपांतरण, मैग्मा उद्भेदन, उत्थान पतन इत्यादि की अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं के संयोजन के परिणाम स्वरूप बनी है। भारत का जो सबसे विस्तृत भौतिक भाग है वह है प्रायद्वीपीय पठार। इसके उच्चावचीय लक्षण उसके भूगर्भिक इतिहास और संरचना को अभिव्यक्त करते हैं। प्रारंभ में भारत गोंडवाना का भाग था, जो एक वृहद दक्षिणी महाद्वीप था। गोंडवाना के विभक्त भाग ही एक दूसरे से अलग हुए और अलग होकर खिसककर वर्तमान महाद्वीपों में परिवर्तित हुए। प्रायद्वीपीय भारत का जो भूगर्भिक इतिहास की प्रमुख घटनाएं हैं वो उत्पन्न शैल संरचनाओं का वर्णन इस प्रकार है। आर्कियन शैल समूह ये भारत में मिलने वाली सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं और ये मूलभूत चट्टानें तथा आधार तल का निर्माण करती है। इनके ऊपर प्रवर्ती प्रणाली निर्मित हुई है और ये चट्टानें पृथ्वी के जो मैग्मा था उसके ठंडा होने से इनका निर्माण हुआ है। इन पर अत्यधिक रूपांतरण हो चुका है, जिसके कारण जो इनका मौलिक स्वरूप था, रूपांतरण की क्रिया के कारण मौलिक स्वरूप इनका नष्ट हो चुका है। इनमें जीवाश्म नहीं मिलते। ये मुख्यतः निःशोषिष्ट प्रकार की चट्टानें और प्रायद्वीप के दक्षिणी भागों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पूर्वी घाट, झारखंड में छोटा नागपुर पठार, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा इत्यादि क्षेत्रों में मिलती हैं। आर्कियन शैल समूह के बाद में आता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जैसा कि आप इन मैप्स में भी देख सकते हैं, आर्कियन धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप इन चट्टानों का निर्माण हुआ। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में मिलने वाली प्राचीनतम परतदार चट्टानों का क्या नाम है या परतदार चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें अत्यंत रूपांतरित और विरूपित हो चुकी हैं और इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है और ये जो अरावली है ये संसार का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। इस जो धारवाड़ चट्टान समूह है इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज और औद्योगिक चट्टानें मिलती हैं, जिनमें सोना, तांबा, लौह, क्रोमाइट, जस्ता, रत्न इत्यादि हैं। ये चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्रा, झारखंड के छोटा नागपुर प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वी घाट, कृष्णा नदी घाटी, अरावली, सतपुड़ा बेसिन और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में मिलती हैं। इसके उपरांत कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आती हैं।
कुडुप्पा क्रम की चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित हुई। ये भी परतदानी चट्टानें हैं और इनका रूपांतरण धारवाड़ चट्टानों की तुलना में बहुत कम हुआ है और इन चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव देखने को मिलता है। कडप्पा जो नामकरण है इन चट्टानों का वो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर हुआ है और इनका विस्तार अर्धचंद्राकार आकार में है। इनमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, मार्बल, एस्कोडस इत्यादि खनिज मिलते हैं। पूर्वी जो घाट है उसकी जो अधिकांश चट्टानें कडप्पा क्रम की चट्टानें ही हैं और ये चट्टानें मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक के में मिलती है। पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इन चट्टानों का विस्तार है। विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कडप्पा के बाद में हुआ। ये जो विंध्यन क्रम की चट्टानें छिछले सागर एवं नदी घाटियों में तलछट के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप ये निर्मित हुई। ये परतदार चट्टानें हैं, इनमें सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों के 5 मुख्य भाग हैं जो हैं सोन नदी की घाटी, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी पश्चिमी भाग, भीमा नदी की घाटी, राजस्थान में जोधपुर से चित्तौड़गढ़, ऊपरी गोदावरी घाटी तथा नर्मदा घाटी के उत्तर मालवा व बुंदेलखंड। ये जो संरचना है विंध्यन क्रम की चट्टानें, ये चित्तौड़गढ़ के पश्चिम से लेकर पूर्व में बिहार के सासाराम तक फैली हुई है और इसमें मुख्य रूप से भवन निर्माण के लिए जो पत्थर मिलते हैं वो प्रसिद्ध हैं, जैसे लाल बलुआ पत्थर। इसके अलावा इसमें चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट इत्यादि खनिज भी मिलते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना जो वर्ड है उसकी डेरिवेशन मध्य प्रदेश के गोंड राज्य से हुआ और यहीं इस प्रकार की चट्टानें सर्वप्रथम पता लगा था और इन चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनाफिरस युग से लेकर जुरेसिक युग के बीच में हुआ है। कार्बोनाफिरस युग के अंदर प्रायद्वीपीय भारत जो है वहाँ पर कई प्रकार की भूगर्भिक घटनाएं घटित हुई जिनके कारण दरारों का निर्माण हुआ और इन दरारों में भूमि के नीचे धंसने से बेसिन के आकार के गर्तों का निर्माण हुआ और इनमें कई प्रकार के वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि दब गए और इन वनस्पतियों के दबने से कोयले का निर्माण हुआ। भारत का 98% कोयला इसी क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। ये चट्टानें मुख्य रूप से झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्रा, उड़ीसा और महाराष्ट्र में मिलती है। दामोदर, महानदी, गोदावरी तथा सोन घाटियों में ये चट्टानें विस्तृत हैं। दक्कन ट्रेप, जैसा कि आप इस मानचित्र में देख रहे हैं दक्कन ट्रेप, ये दक्कन प्लेटू वाला इलाका। दक्कन ट्रेप मोनोजोइक युग के अंतिम काल में प्रायद्वीपीय भारत में दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ हुई। इस क्रिया के माध्यम से लावा के उद्गार हुआ और उसके फलस्वरूप चट्टानों का निर्माण हुआ और इन चट्टानों के निर्माण का काल क्रिटेशियस से लेकर इयोसीन काल तक माना जाता है। इसे ट्रेप इसलिए कहा जाता है क्योंकि लावा के प्रवाह के फलस्वरूप यहाँ सीढ़ी नुमा आकृति की स्थलाकृति का विकास हुआ। यहाँ ये संरचना बेसाल्ट और डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है। ये संरचना महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में मिलती है। ये चट्टानें काफ़ी कठोर हैं और इन चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय भारत में इसके बाद की जो भूगर्भिक काल की संरचनाएं नहीं मिलती है। टर्सरी तथा नवजीव की संरचनाएं हिमालय तथा उत्तरी भारत के मैदान में पाई जाती हैं। इस प्रकार संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्रायद्वीपीय पठार काफ़ी पुराने हैं। संरचना के उपरांत हम प्रायद्वीपीय भारत के उच्चावच पर विचार करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ अत्यंत सुदृढ़ चट्टानों से निर्मित है। अरावली, कैमूर, राजमहल, शिलोंग की पहाड़ियाँ इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। ये पठार काफ़ी घिसा पिटा अवशिष्ट अवस्था में है। विभिन्न पर्वतों की उपस्थिति के कारण
छोटे छोटे पठारों में विभक्त हो गया। अरावली पर्वत। अरावली एक प्राचीनतम अवशिष्ट वलित अवशिष्ट पर्वत है और विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से है। इसका विस्तार दिल्ली से अहमदाबाद तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में है। रू शिखर इसका सर्वोच्च चोटी है जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। उदयपुर के निकट जरगा पहाड़ियाँ, अलवर के निकट हर्ष की पहाड़ियाँ, शिखर तथा दिल्ली के निकट दिल्ली की पहाड़ियों के इसके कई स्थानीय नाम हैं। ये कठोर कवाड़ चट्टानों से निर्मित है। बार, पीपली घाट, देवारी, देसूरी इत्यादि इसके महत्वपूर्ण दर्रे हैं। विंध्याचल पर्वतमाला। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं विंध्य रेंज, ये विंध्याचल रेंज। विंध्याचल जो पर्वतमाला है ये प्राचीन युग की परतदार चट्टानों से निर्मित पर्वतमाला है। ये लाल बलुआ पत्थर यहाँ बहुतायत में मिलता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 700 से 1200 मीटर है। ये पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर बटनेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में गुजरात से लेकर बिहार तक ये विस्तृत है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा ये श्रेणी पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से लेकर महादेव एवं मैकाल की पहाड़ियों तक विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो कि 1350 मीटर ऊंची है और ये धूपगढ़ महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकाल पर ही इसे अमरकंटक का पठार स्थित है जहाँ से सोन और नर्मदा नदियाँ निकलती हैं। सतपुड़ा जो पर्वत है वो एक ब्लॉक पर्वत है और मुख्य रूप से ग्रेनाइट और बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ये वास्तविक रूप से पर्वत श्रेणी नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का जो अपर्दित खड़ा कगार है वो है। ये ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। कलसूबाई 1646 मीटर तथा महाबलेश्वर 1438 मीटर उत्तरी सह्याद्री की मुख्य चोटियाँ हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वो नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है जिसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नाईमुडी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। अन्नामलाई के निकट दक्षिण में पालनी की पहाड़ियाँ जिस पर कोडाई केनाल पर्यटक स्थल अवस्थित है। अन्नाईमलाई के दक्षिण में इलामलाई की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट के जो 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा। सेनकोटा जो दर्रा है वो त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच में है अर्थात त्रिवेंद्रम और मदुरई को जोड़ता है। पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है 615 मीटर। इसका उत्तरी भाग चारकोनाइट और खंडोलाइट चट्टानों से निर्मित है जबकि मध्य जो भाग है पूर्वी घाट का वो क्वार्ट्जाइट एम्सिलेट चट्टानों से निर्मित है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम चोटी है। विभिन्न नदियों ने पूर्वी घाट को कई स्थानों पर काट दिया, फलस्वरूप यहाँ की अलग अलग पहाड़ियाँ देखने को मिलती है जैसे जावदी, जिंजी, कोलामलाई, शेवरो, नीलगिरी इत्यादि पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है और बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित है। गिर की पहाड़ी गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में अवस्थित है। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों का निर्माण नवोन्मेष प्रक्रिया का परिणाम हो और ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग हैं। डालमा की पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। अत्यंत प्राचीन लावा निर्मित पहाड़ी है। ताप्ती नदी के दक्षिण में अजंता की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। दक्कन का पठार ये बेसाल्ट निर्मित पठार है। लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। क्रिटेशियस युग से लेकर इयोसीन काल तक इसका निर्माण हुआ। दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ। ये पठार पूर्व में अमरकंटक व सरगुजा तक, पश्चिम में कच्छ तक, दक्षिण में बेलगांव और दक्षिणी पूर्व में राजमुंदरी तक फैला हुआ है। ताप्ती नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। दक्षिणी पठार के 2 भाग हैं। तेलंगाना का पठार जो कि उत्तरी भाग पहाड़ी तथा वनाच्छादित है जबकि दक्षिणी भाग पर मैदान मिलते हैं। कर्नाटक का पठार इसके उत्तर पर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। दक्षिणी भाग को मैसूर का पठार कहते हैं और इसे मालनाड भी कहते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है मालनाड क्या है, तो कर्नाटक के पठार को कई बार मालनाड
मैसूर का पठार है कर्नाटक पठार का दक्षिणी भाग, उसे मालनाड भी कहा जाता है। और ये लोयस के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ी है अवस्थित है जहाँ पर लोयस की खाने हैं। मेघालय का पठार राजमहल गारो गेप द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग है और यहाँ की चट्टानें छोटा नागपुर पठार की चट्टानों से समानता रखती है। कच्छ प्रायद्वीप ये लावा बेसाल्टिक और टर्शियरी चट्टानों से निर्मित है। जलोग निक्षेप के कारण मुख्य रूप से पठार से अलग हो गए। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 700 मीटर और ग्रेनाइट और निस चट्टानों से ये निर्मित है। इस पठार पर ऊपर उठे हुए संप्राय मैदान देखने को मिलते हैं। यहाँ अत्यंत पुरानी चट्टानों से निर्मित है और इन चट्टानों का रूपांतरण हो चुका है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से छोटा नागपुर पठार भारत का खनिजों का अजायब घर है। यानी छोटा नागपुर पठार को हम भारत के खनिजों का अजायब घर कह सकते हैं। इस पठार पर दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है जो कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर। मालवा पठार जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, मालवा प्लेट्यू, ये लावा निर्मित मालवा का पठार काली मिट्टी का संप्राय मैदान है। इसका ढाल जो मालवा पठार है इसका ढाल गंगा घाटी की ओर, इस पर बेतवा, चंबल और माही नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस पठार पर उर्मिल मैदान मिलते हैं और कहीं कहीं चपटी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। बुंदेलखंड का पठार, तो ये पठार प्राचीनतम बुंदेलखंड निस से निर्मित है। ये बुंदेलखंड प्लेट्यू प्राचीनतम निस चट्टानों से निर्मित है और यहाँ से चंबल तथा यमुना नदियाँ, यहाँ पर चंबल और यमुना नदियाँ बड़े बड़े खड्डों का रेवाइंस का निर्माण करती है और इस पर सोपानी वेदिकाएँ भी मिलती है। बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के दक्षिण की तरफ आप देख रहे हैं बघेलखंड का पठार। ये पठार बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और ग्रेनाइट से निर्मित है। इसके उत्तर में सोनपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। दंडकारण्य प्लेट्यू आप देख रहे हैं इस स्लाइड में। ये पठार अत्यंत ही उबड़ खाबड़ तथा वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। धरातलीय विषमता के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व अत्यंत ही विरल है। थार मरुस्थल राजस्थान के पश्चिम में शुष्क मैदान भारत के विशाल मैदान का ही विस्तार है। अरावली श्रेणी के पश्चिम में स्थित ये मैदान कम वर्षा के कारण शुष्क हो गए और मरुस्थलीय प्रदेश, इस मरुस्थलीय प्रदेश के दो प्रादेशिक ढाल हैं, एक है पश्चिम की ओर, दूसरा दक्षिणी की ओर। दक्षिणी ओर का ढाल राजस्थान की नदियों का मुख्य निकास मार्ग है। यहाँ से लूनी के बड़े मोड़ के दक्षिण की चट्टानी पहाड़ियाँ लगभग 1000 मीटर ऊंची है। लूनी की निचली घाटी मरुस्थल का सबसे नीचा भाग है। यह समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचा है। हम जो थार का मरुस्थल है इसका अध्ययन उत्तर के विशाल मैदान के साथ करेंगे। प्रायद्वीपीय जो पठार है इसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर तटीय मैदान अवस्थित हैं। पश्चिम की ओर के तटीय मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी की ओर के मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। कई बार यहाँ पर क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान की तुलना कीजिए, या जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमें इन दोनों मैदानों की जो विशेषताएँ हैं, मूलभूत विशेषताएँ हैं, उनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय जो मैदान है वो शुष्क और चौड़ा है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है और ज़्यादा वर्षा होती है और ज़्यादा आर्द्र है। पश्चिमी के मैदान में दो सुविख्यात प्रायद्वीप हैं जो हैं काठियावाड़ और कच्छ तथा गुजरात का विस्तृत मैदान। पूर्वी तट की जो नदियाँ हैं वो नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। पश्चिमी तट की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि जो पश्चिमी तट की नदियां हैं वो छोटी हैं, अत्यंत तीव्र गति से बहती हैं और अरब सागर के अंदर विलीन हो जाती है। इसलिए इस पूर्वी तट की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है, पश्चिमी तट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। पश्चिमी तट लगभग सीधा है जबकि पूर्वी तट वक्र है। पश्चिमी तट पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, यहाँ बालू के टीले नहीं मिलते, जबकि पूर्वी तट में वर्षा की कमी रहती है।
विस्तृत बालू के टिब्बे मिलते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पूर्वी तट को पायन घाट कोरोमंडल कहते हैं और इसकी चौड़ाई 100 से 130 किलोमीटर के बीच है। यह गोदावरी के डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र को उत्कल का मैदान कहते हैं। ये जो उत्कल का मैदान है अपेक्षाकृत सीधा है, यहाँ बालू के टीले मिलते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर 2 विशाल लेगून हैं, एक पुलिकट जो कि चेन्नई के उत्तर में स्थित है, दूसरी चिल्का जो कि पुरी के दक्षिणी में अवस्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान कन्याकुमारी और सूरत के बीच लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 10 से 25 किलोमीटर के बीच में। महाराष्ट्र के तटीय जो मैदान है उसको कोंकण कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कोंकण से कौन से भाग को, पूर्वी तटीय मैदान को कोंकण कहते हैं या पश्चिमी तटीय मैदान को। तो पश्चिमी तटीय जो मैदान है उसके उत्तरी भाग को जो महाराष्ट्र में कोंकण कहते हैं, कर्नाटक में इसे कन्नड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है और केरल में मालाबार के नाम से जाना जाता है। गुजरात का जो कच्छ प्रायद्वीप है वो कभी एक द्वीप था, इसके चारों ओर जल था, परंतु कच्छ के उत्तर में 2 लवण मैदान हैं जिन्हें बड़ा और छोटा रण कहते हैं। वर्षा ऋतु में ये पानी में डूब जाते हैं तथा वर्ष की शेष अवधि में सूखे रहते हैं। काठियावाड़ जो प्रायद्वीप है यहाँ अनेक प्रकार की ज्वालामुखी पहाड़ियाँ मिलती हैं। सुदूर दक्षिणी मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में क्याल कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्याल से क्या तात्पर्य है, या क्याल पूर्वी क्या आपको प्रतियोगी परीक्षा में ऑप्शन दिया जाएगा। क्याल पूर्वी घाट की विशेषता है पहला। दूसरा देंगे क्याल केरल में जो बैक वाटर हैं उसे स्थानीय भाषा में क्याल कहा जाता है। निम्न में से कौन से सही हैं तो आपको याद रखना है मालाबार तट पर जो बैक वाटर हैं उन्हें क्याल कहते हैं। मन्नार की खाड़ी और गंगा के मुहाने को छोड़कर अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी के माध्यम निम्नगन तट हैं वो संकरे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के निकट ये तट निम्नगन तट काफ़ी विस्तृत हैं। एडम का जो पुल है वो आज समुद्र में 4 मीटर की गहराई में डूबा हुआ है, लेकिन ये कभी भारत और श्रीलंका के बीच आवागमन का स्थल मार्ग था। हिमयुद्ध के बाद समुद्र तल के ऊंचा होने पर पानी में डूब गया। गंगा के डेल्टा का निकटवर्ती निम्नगन तट उथला है। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का इस पर निक्षेपण हुआ है। धन्यवाद।